नमस्कार। जीवन दर्शन प्लस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ कहानियाँ आदर्शवादी भी होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनमें चित्रित किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों को देखकर हम बरबसी या टिप्पणी कर बैठते हैं कि बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। इसे नहीं पता है कि आज के दौर में अच्छाइयों का अंजाम बुरा ही होता है। लिहाजा ऐसा आदमी अपने संकल्प में अडिग होता है। कोई कुछ भी कहता रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंग्रेजी के महान लेखक ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक आलेख द मैन इन ब्लैक में एक ऐसे आदर्शवादी इंसान का चरित्र चित्रण किया है जिसे अपने सत्कर्मों का हमेशा बुरा नतीजा ही मिलता है। इसके विपरीत हिंदी साहित्य में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जिनमें अच्छी प्रवृत्ति वाले आदमी को अच्छा ही परिणाम मिलता है। मित्रों, आज मैं जिस कहानी का वाचन करने जा रहा हूं उसमें एक व्यक्ति द्वारा किए गए परोपकार के कामों की आलोचना होती है, लेकिन अंततोगत्वा उसे अपने सत्कर्मों का फल अच्छा मिलता है। मित्रों, इस आदर्शवादी कहानी का शीर्षक है गोवर्धन। तो लीजिए मैं ये कहानी पेश करता हूं। देवकी आवेश में आपे से बाहर हुई जा रही थी। गुस्से में उसमें से औरत गायब हो चुकी थी। नशे में धुत एक मर्द की तरह वह मुट्ठी भींचकर दीवार पर बार बार प्रहार करती जा रही थी और बेतहाशा चीखती भी जा रही थी। उस गोवर्धन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कितने जतन से लाखों का गहना इकट्ठा किया था, खूब सहेज कर अपने शौक के मुताबिक जुटाया था, पर वह धूर्त हमारी आंख में धूल झोंक कर चंपत हो गया। विभव उसके गुस्से पर लफ्जों का बर्फीला पानी डालते जा रहे थे। देवकी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं फिर से तुम्हारे सारे गहने बनवा दूंगा। उस चोट्टे पर ऐसे चीखोगी तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। आखिरकार तुम्हें ही नुकसान होगा, उस हरामजादे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विभव के समझाने पर वह कुछ पल खामोश सोचती रही, फिर अचानक तेज कदमों से कमरे में टहलते हुए बकबक करने लगी। अरे, अब इस बुढ़ापे में तुम मेरे लिए क्या गहने बनवाओगे? तुम कुछ कर सकते हो तो बस पुलिस को इस बारे में इत्तला कर दो। हो सकता है कि पुलिस की मदद से वह पकड़ में आ ही जाए। विभव उसके साथ पूरे बेडरूम में टहलते हुए उसकी पीठ सहलाए जा रहे थे, पर वह एक झटके में उससे छिटक कर गरज उठी। विभु, तुम्ही ने तो उसे सिर चढ़ा रखा था। उसके साथ तुम ऐसे पेश आते थे जैसे कि वह तुम्हारा बेटा या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो। अरे, अब चुप क्यों बैठे हो? पुलिस को फौरन फोन लगाओ, नहीं तो मैं। विभव ने फुर्ती से उसके हाथ से फोन का चोंगा छीनते हुए उसे दोनों हाथों से अपनी पकड़ में रखने की कोशिश की। हाँ हम खा, तुम यह लफड़ा मोल ले रही हो। जो हुआ सो हुआ। अब नाहक पुलिस को बुलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उल्टे कचहरी थाने के चक्कर लगाने पड़ेंगे और फिजूल में फजीहत मोल लेनी पड़ेगी। हासिल कुछ नहीं होने वाला है। पर देवकी कहाँ मानने वाली थी। उसने झट से पर्स में से मोबाइल फोन निकाला और बड़बड़ाती भागती हुई सीढ़ियों से चढ़कर छत पर चली गई, जहां से वह विभव के हस्तक्षेप के बिना थाने में रपट लिखवा सके। पर विभव चिल्लाते जा रहे थे, देवकी देवकी, पुलिस को फोन मत लगाना। गोवर्धन उसकी गिरफ्त में कभी नहीं आने वाला है। अब गम खाकर बैठ जाओ, समझ लो कि वो गहने तुम्हारे थे ही नहीं। लेकिन देवकी उनकी एक भी सुनने वाली नहीं थी। विभव ने असहाय सा सोफे पर बैठते हुए अपना माथा पकड़ लिया। वह समझ गए थे कि देवकी पुलिस को बुलाकर ही दम लेगी। अगर गोवर्धन पुलिस के हत्थे चढ़ा तो वह उसे मार पीट कर उसके हाथ पैर तोड़ देगी और उसे नाकारा अपाहिज बना देगी। तब उसके परिवार का क्या होगा? वह गंभीर सोच में पड़ गया।
यद्यपि गोवर्धन उनके 2.5 लाख के गहने लेकर रफू चक्कर हो गया था, फिर भी विभा के मन में उसके लिए हमदर्दी ही पैदा हो रही थी। कोई 2 साल पहले, हाँ पिछले के पिछले साल, वह ऑफिस से लौटते वक्त उसे अपने साथ घर लेकर आए थे। जैसे ही उन्होंने शाम को प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, एक सुडौल कदकाठी वाला नौजवान, जिसकी उम्र रही होगी कोई 22-23 साल की, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर जी, मैं बीएससी पास हूँ, मुझे कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दीजिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। विभा हक्का बक्का रह गए। उन जैसे अदने से इंसान से नौकरी की गुहार लगाकर जैसे किसी ने अचानक उनका कद बढ़ा दिया हो। वह तो खुद एक मामूली अफसर हैं जिनका कार्यक्षेत्र अपने सबॉर्डिनेट से पेपर वर्क कराने तक ही सीमित है। उन्होंने नौजवान का सिर से पैर तक जायजा लिया और फिर वह बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गए। बीएससी पास हो, हट्टे कट्टे हो, जवान भी हो, फिर क्यों नहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करते। वह लड़का फिर उनका रास्ता रोककर उनके सामने खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा, सर जी अब क्या कहें, मैं बहुत हाथ पैर मार चुका हूँ, अब तो कुछ भी करके अपना और अपने जनों का पेट पालना है। आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम नहीं दिला सकते तो अपने घर में ही रख लीजिए, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, खाना बनाने से लेकर घर की सफाई, बच्चों की देखरेख, घर की हर व्यवस्था। बस एक मौका देकर आजमा लीजिए, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपके बच्चों को पढ़ा भी सकता हूँ, हाँ पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगा। बोलते बोलते वह रुआंसा हो गया। विभा का जी भर आया क्योंकि वह नौजवान बड़ी आत्मीयता, विश्वास और उस पर अधिकार के साथ बोल रहा था। वह गहन सोच में पड़ गए। अरे हाँ, देवकी अब अधेड़ हो चुकी है, जरा जरा से काम से वह थक कर हाँफने लगती है। मारी तो बस सुबह आकर झाड़ू पोछा लगाकर थोड़े से बर्तन भर मांजती है, बाकी का काम तो देवकी को ही दिन भर करना पड़ता है। रोज कोई 3 बजे के बाद ही वह घर के काम से फारिग होकर फुर्सत ले पाती है। एक अपना बेटा देशराज है, जिसे लायक कहूँ या नालायक, जो बहू को लेकर अमेरिका में स्थायी प्रवास कर बैठा है। विरले ही कभी कभार उससे फोन पर बात हो पाती है। इंडिया आए हुए भी तो उसे 4 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे कहते हैं कि इंडिया में क्या रखा है। गर्मी में घर बाहर मंडराते मच्छर मक्खियों और तमाम बीमारियों जैसे कि सर्दी जुकाम, फोड़े फुंसियों से आदमी का जीना हराम हो जाता है। ऐसे में अगर किसी ईमानदार और कर्मठ नौजवान को घर के काम धाम के लिए रख लिया जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। उन्होंने उस लड़के को घूर कर देखा। तुम्हारा भरोसा क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें अपने घर में पनाह दूं और तुम मेरे ही घर में सेंध मारकर मुझे चूना लगा जाओ। नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता। जब विभा चलता बनी तो उसने उनके पांव पकड़ लिए। बाबूजी, मेरे पास मेरे स्कूल कॉलेज के सारे सनद, डिग्री और दस्तावेज हैं जिन्हें मैं आपके पास गिरवी रख देता हूँ। ये सब मेरी मेहनत की कमाई का है। जब तक मैं आपके पास रहूँगा ये सभी दस्तावेज आपकी तिजोरी में बंद होंगे। आप ही बताएं, इन्हें आपको सौंप कर मैं निहत्था हो जाऊंगा। मैं चाह कर भी आपके साथ दगा नहीं कर पाऊंगा। विभा ने उसे अपलक आंखें मिलाई। पता नहीं उन्हें उस क्षण क्यों उस पर इतना भरोसा हो गया जितना कि अपने बेकहन बेटे देशराज पर भी नहीं रहा होगा। उन्होंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। आओ बेटा, मेरे साथ चलो। कुछ ही दिनों में उस लड़के यानी गोवर्धन ने विभा और देवकी का दिल जीत लिया। उसका निस्वार्थ सेवा भाव देखकर विभा प्रायः देवकी को ताने दिया करती थी। ये देखो, एक पराया खून अपने खून से भी ज्यादा प्यारा है, अपना और भरोसेमंद है। पर देवकी को उसकी बात हमेशा बेतुकी लगती। वह प्रत्युत्तर में कह उठती, अब अपने खून को ऐसे मत दुत्कारो, आखिर उसकी भी अपनी जिंदगी है। विदेश में बस जाने के बाद उसे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। तब विभा तल्ख आवाज में बोल उठते, हाँ 2 मिनट की भी फुर्सत उसके पास हमारे लिए नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप का फोन पर हालचाल लेने में भला कितना समय लगता है।
ये कहो कि उसके दिल में हमारे लिए कोई जज्बा ही नहीं रहा। इतना पढ़ाया लिखाया, उस पर पानी की तरह पैसा बहाया, पर आज देखो उसे हमारी याद तक नहीं आती। इससे बढ़िया होता कि हम कोई कुत्ता पाल लेते। तभी कहीं से गोवर्धन आ टपकता। बाबूजी, देश राज भैया को ऐसे मत कोसिए। भैया आएंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा। आखिर वो एक बड़े दिल वाले बाप के बेटे हैं। उनका भी दिल आपकी ही तरह बड़ा और उदार होगा। उनके साथ जरूर कोई मजबूरी होगी, तभी वह आप लोगों का हालचाल नहीं ले पाते। चुनांचे गोवर्धन का इस तरह बीच में आ टपकना देवकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह विभव के पास आकर भुनभुनाने लगती। तुमने किस कदर इस अजनबी को सिर पर बैठा रखा है कि इसे हमारी बातों में दखलंदाजी करने में भी जरा सी हिचक नहीं होती। पर विभव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह काम से निपटने के बाद धूप सेक रहे गोवर्धन के पास जा बैठते और बतियाने लगते। देवकी का तो दिल ही जल उठता। वह बड़बड़ाने लगती। लगता है बुढ़ऊ इस सड़क छाप लौंडे को गोद लेकर ही मानेंगे। इन 2 सालों में गोवर्धन ने अपने घर की सारी बदहाली किस्तों में विभव के आगे बयां कर डाली। उसने बताया कि अम्मा की असामयिक मृत्यु के बाद अविवाहित बीमार छोटी बहन का इलाज कराने, बड़ी बहन के हाथ पीले करने और 2 छोटे भाइयों को नालायक होने से बचाने के लिए उन्हें उचित शिक्षा दिलाने की भारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ पड़ी है। बाबूजी जब तक अध्यापन करके अपनी थोड़ी तनख्वाह से गृहस्थी की गाड़ी को घिसट घिसट कर चलाते रहे, गोवर्धन भी बेफिक्री से अपनी पढ़ाई में लगा रहा। लेकिन अचानक उन्हें सेवा से मुअत्तल किए जाने के बाद तो जैसे पूरे घर पर कहर पड़ा। वह अपने ईर्ष्यालु स्टाफ द्वारा बिछाए गए षड्यंत्र जाल में इस कदर फंसते चले गए कि उससे बच पाना उनके वश की बात ही नहीं रही। उन्हें पहले तो छात्रों की फीस में हेराफेरी करने के झूठे जुर्म में जेल की हवा खानी पड़ी। फिर मुकदमे के लिए अच्छा वकील न कर पाने के कारण जोरदार पैरवी के अभाव में उन्हें सेवा से मुअत्तल कर दिया गया। इसके दुष्परिणाम स्वरूप वह न तो पेंशन के हकदार बने, न ही फंड से एक देला भी उन्हें मयस्सर हुआ। चुनांचे इस घटना के बाद समाज में अपनी भलमनसाहत और योग्यता के बल पर अच्छी खासी ख्याति अर्जित करने वाले दीनदयाल बाबू यानी गोवर्धन के बाबूजी को इतनी आत्मग्लानि हुई कि वह एक रात कुछ बताए बिना ही घर छोड़कर कहीं पलायन कर गए। दरअसल वह जीवन के संग्राम क्षेत्र से भाग खड़े हुए थे। सालों तक खोज खबर लेने के बावजूद उनका कहीं नामो निशान नहीं मिला। एक समय था कि शहर में असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़, हिंसा, बलवा, बलात्कार जैसे आए दिन होने वाली गतिविधियों का अहिंसात्मक माध्यमों से विरोध प्रतिरोध करके अमन चैन कायम करने वाले दीनदयाल बाबू इतने मुंहजोर निकलेंगे, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल विभव पर गोवर्धन द्वारा कही गई उसकी राम कहानी इतनी हृदय द्रावक लगी कि उन्होंने यह ठान लिया कि उसकी मदद करने में वह कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। अभी तक तो वह सिर्फ अपने लिए जीते रहे, अब उन्हें औरों के लिए भी कुछ करना होगा ताकि अपना परलोक सुधार सकें। बहरहाल अब उनकी देयताएं ही क्या हैं। बेटा अमेरिका में बस चुका है और उनकी कमाई पर चाचा भतीजों की कोई दावेदारी नहीं है। वे सब बढ़िया कमा खा रहे हैं। बचे वह और उनकी बुढ़िया, दोनों के जीवन निर्वाह के लिए उनके पास पर्याप्त जुगाड़ है। कोई सप्ताह भर का समय गुजरा होगा। ड्राइंग रूम में विभव सोफे पर बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तभी यकबयक उनका ध्यान भंग हुआ। देवकी के साथ आए स्थानीय पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर अर्जुन अरोड़ा को देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देवकी को घूर कर देखा और भुनभुनाने लगे, मैंने कई बार कहा था पुलिस को तलब मत करना, लेकिन तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आई। सब इंस्पेक्टर को उनकी बात बहुत बुरी लगी। हम पुलिस वालों से इतना परहेज क्यों करते हो जी? अब आपकी ही यहाँ चोरी हुई है और आपकी ही वाइफ पिछले हफ्ते रपट लिखाने गई।
तो हमें तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा जी। जो इंक्वायरी में करने जा रहा हूँ उसमें मेरी मदद करो। आखिर यह मामला लाखों रुपए की चोरी का है, और वह भी आपके ही नौकर द्वारा, जिसे आप अपने बेटे जैसा मानते थे, जैसा कि आपकी वाइफ ने बताया है। जिस पर आपने इतना भरोसा किया उसी ने आपकी पीठ में खंजर भोंका है जी। विभा लुधियानवी लहजे में सब इंस्पेक्टर की प्रतिक्रिया सुनकर अपना सिर खुजलाने लगे। अजी, जो पूछना है पूछ लो, मुझे जितना पता है बताऊंगा ही। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें संदेह से देखा, जैसे कि इस चोरी में उनकी भी मिलीभगत हो। फिर पूछा, आप अपने नौकर को कब से जानते हो जी? विभव को उसका बोलने का लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं गोवर्धन को नौकर नहीं, अपने बेटे जैसा मानता था। अपने बेटे भी तो नालायक निकल जाते हैं। हाँ, उसे कोई 2 सालों से जानता हूं। उनकी बात सुनकर देवकी ने नाक भौं सिकोड़ा, क्योंकि उनका इशारा अपने बेटे देशराज की ओर ही था। सब इंस्पेक्टर देवकी की ओर देखकर मुस्कुराया। अच्छा जी, गोवर्धन कहाँ का रहने वाला था जी? विभव कान खुजलाने लगे। मुझे जहां तक पता है वह बरेली जिले के किसी गांव का रहने वाला था। किस गांव का? सब इंस्पेक्टर पहली बार पुलिसियाना अंदाज में बोला। हाँ, वह शेरगढ़ का रहने वाला कोई खानदानी लड़का था। विभव के चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा, खानदानी, मतलब ये कि आप उसके खानदान तक से वाकिफ थे? हाँ। फिर तो आपको उसके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। विभव चुप रहे। सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें उन पर गड़ा दी। अजी, आप पढ़े लिखे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई घरेलू नौकर रखने से पहले उसका बायोडेटा थाने में जमा करना पड़ता है। क्या आपने कराया था? नहीं। विभव असमंजस में थे। अजी, आप गोवर्धन का नाम पता नोट कराओ, मैं उसके गांव इंक्वायरी कराऊंगा। उसने जेब से कलम निकाली और उनके बोलने का इंतजार करने लगा। विभव चुप रहे तो वह फिर बोल उठा। अजी, मुझे कहीं और ड्यूटी बजाने जाना है, जल्दी कीजिए। गोवर्धन शर्मा, सुपुत्र हेडमास्टर दीनदयाल शर्मा, मकान नंबर S19/95, शेरगढ़, बरेली, उत्तर प्रदेश। विभव ने पता ऐसे नोट कराया जैसे कि उन्हें यह सब जबानी याद हो। देवकी उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे को सुनकर अवाक रह गई। वह भुनभुना उठी। पहले क्यों नहीं बताया कि गोवर्धन किसी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक शरीफ बाप का बदमाश बेटा है। अब देखना उसे किस तरह जेल की चक्की पीसनी पड़ती है। सब इंस्पेक्टर को पति पत्नी के बीच तुनक झुनक सुनकर बड़ी बेचैनी हो रही थी। जब वो चलने को हुआ तो विभव तो सोफे पर ही बैठे रहे, जबकि देवकी उसे छोड़ने गेट तक आ गई। पर तभी देवकी गोवर्धन को गेट से घुसते देखकर आश्चर्य से चीख उठी। अरे इंस्पेक्टर, देखो देखो, ये गोवर्धन तो आ रहा है। लो, चोर खुद चलकर अपना गुनाह कबूलने आया है। इसे पकड़ो, नहीं तो पुलिस को देख ये भाग खड़ा होगा। पर इसके पहले कि सब इंस्पेक्टर का जोरदार तमाचा गोवर्धन के मुंह पर पड़ता, विभव चिल्लाते हुए वहां फुर्ती से आदम के। इंस्पेक्टर अरोड़ा, इस बच्चे की पिटाई मत करना, इसे अंदर आने दो। दरअसल यह चोर नहीं है। सब इंस्पेक्टर को बड़ा अचंभा हुआ कि विभव खुद उसे पाक साफ होने का प्रमाण पत्र दे रहे थे। गोवर्धन ने आते ही विभव के पैर छुए। सब इंस्पेक्टर बड़बड़ा उठा। ऐसा संस्कारी चोर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। जब सभी ड्राइंग रूम में आ गए तो गोवर्धन विभव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर जी, जिस लड़के से मेरी बहन अनुजा का ब्याह हुआ वह भी आपकी ही तरह बड़ा खुददार निकला। आपने जो गहने उसे दहेज के रूप में देने के लिए मुझे दिए थे, उसने वो सारे गहने मुझे वापस लौटा दिए हैं। उसने मेरी बहन के साथ विवाह भी एक मंदिर में जाकर किया। इसके अलावा जो रुपए आपने विवाह के खर्च से निपटने के लिए मुझे दिए थे वो सारे के सारे बच गए। इसलिए मैं ये सारे गहने और पैसे आपको लौटाने आया हूँ। जब उसने थैले में से एक पोटली उन्हें सौंपी तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर और अपनी पत्नी को ऐसे देखा जैसे कि वह कह रहे हों कि गोवर्धन जैसा लड़का अपराधी कभी हो ही नहीं सकता। सब इंस्पेक्टर भुनभुनाने लगा। मतलब ये कि इस सारी हेरा फेरी में मालिक और नौकर दोनों की मिलीभगत है।
वाहे गुरु, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। देवकी तो यह सब देख सुनकर जड़वत हो गई थी। वह अपने पति को कोसे या उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बड़ी उधेड़ बुन में थी। सोच रही थी कि अपने पति को फटकारे या गोवर्धन की पीठ थपथपाए, जिसने उसके पति के विश्वास को नहीं तोड़ा। गोवर्धन विभव की ओर मुखातिब हुआ। सर जी, आप हमारे माई बाप हैं। आपके पुण्य की कमाई का फल मुझे और मेरे परिवार को मिल रहा है। बाहर मेरी नवविवाहिता बहन अनुजा और बहनोई आदित्य आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या दोनों को अंदर बुलाऊं? विभव आगे गेट की ओर बढ़ने लगे तो सब इंस्पेक्टर भी भुनभुनाते हुए आगे आ गया। अब इस नेक काम में मैं क्यों पीछे रहूं? चलो मैं भी इन्हें बधाई दे देता हूं। अब तक देवकी जो मूक दर्शक बनी यह सब सिर्फ देख रही थी, वह भी भुनभुनाते हुए अंदर चली गई। लो जी, इन दूल्हा दुल्हन की आवभगत करने के लिए मुझे भी कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का समापन यही होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को और साथ में इस चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी भी दीजिएगा। धन्यवाद।